अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़याज़ वलाना प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के साथ हाज़िर है। सबसे पहले मुझे आप सब अहबाब का शुक्रिया अदा करना है कि प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी का प्रोमो ऑन एयर जाने के साथ जिस तरह आपने पजीराई की, जिस तरह मुझे मैसेजेस किए, मुझे टेलीफ़ोन किए और अपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, यकीनन इट वाज़ ओवरवेलमिंग एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। दूसरा शुक्रिया आज मैंने अपने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम असलम ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने आज 3 अगस्त को अपने नुमाए वक्त में शाया होने वाले कालम में मेरे उस ख़बर का जो मैंने 8 जुलाई को ब्रेक की थी कि हमारे नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं और उनकी जगह नए शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ रहे हैं। असलम खान साहब ने सरसरी ज़िक्र किया कि 10,000 किलोमीटर दूर कनाडा में बैठे हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी फ़याज़ वलाना ने इस खबर का 8 जुलाई को इंकशाफ कर दिया था। उनका शुक्रिया कि उन्होंने याद रखा। हमारे सहाफ़ती हलकों में लोग सब कुछ देखने और जानने के बावजूद उनमें इतना हौसला नहीं होता कि वो अपने किसी कुलीग और या किसी जूनियर की हौसला अफजाई करें। ये असलम खान साहब की ग्रेटनेस है कि वो मुझसे सीनियर हैं, इसके बावजूद उन्होंने मेरी इस खबर पे मेरी तारीफ़ की और अपने कालम में ज़िक्र किया। बहुत शुक्रिया खान साहब। उस कालम में मैंने सिर्फ यही ज़िक्र नहीं किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नए वज़ीर आज़म होंगे, मैंने उसमें यह भी बताया था कि वो क्यों होंगे और उसमें एक बारीक लाइन भी थी, उस पर बात करते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनकी दिलचस्पी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि चाहते हुए भी कालम या तहरीर कोई सामने आए तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता अक्सर लोगों के पास कि वो उसे डिटेल में जाके पढ़ सकें। तो जो लोग अब तक नहीं पढ़ सके उन्हें मैं बताया देता हूँ कि मैंने उसमें ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसलिए आ रहे हैं अगले प्राइम मिनिस्टर कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को तकरीबन नज़र आ चुका है कि वो नायल होने जा रहे हैं। अब उनके लिए अगला मरहला ये है कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट। उसके लिए वो बड़े मोहतात अंदाज में उनके पास एक फ़हरिस्त मौजूद है। उस फ़हरिस्त में वो देख रहे हैं कि कौन क्वालिफ़ाई करता है, कौन उनके म्यार पर पूरा उतरता है। उनका म्यार मैंने एलेबोरेट करने की कोशिश की और उसमें मैंने ज़िक्र किया मेरे अपने एक ज़ाती इंटरेक्शन का शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ मेरा सहाफ़ती इंटरेक्शन बहुत पुराना है। जब से वो मेंबर कौमी असम्बली बनना शुरू हुए हैं, मैंने जर्नलिज़म का आगाज़ 92-93 में किया था। उस वक्त वो कौमी असम्बली के मेंबर थे। उस वक्त से बहैसियत सहाफ़ी मेरा उनसे रब्ता रहता था। 1998 में एक दफ़ा मेरी एक रिपोर्ट पे उन्होंने वो मुझे मिले तो उन्होंने बड़ा शिकवा किया कि फ़याज़ वलाना तुम्हारी एक रिपोर्ट की वजह से हमारे घर में एक दफ़ा फिर सफ़े मातम बिछ गई है। वो क्या था, चलें वो भी आपके तजस्सुस के लिए बता देता हूँ। ओजरी कैंप का सानिया 1988 में हुआ और इनके वालिद मोहतरम खाकान अब्बासी साहब उस ओजरी कैंप के सानिया में उन्हें एक मिसाइल लगा और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे जाहिद खाकान अब्बासी जो इनके भाई थे बड़े, एंड ही वाज द गाय हु वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ देयर बिजनेसेस। बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्मार्ट थे, लेकिन उन्हें चूँकि यहाँ इतना शदीद उन्हें चोट आई, मिसाइल उनके बैकबोन में और सारे उनके नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया। उसके बाद वो बिस्तर पे चले गए और वो एक लंबे अरसे तक बिस्तर पर रहे। ना वो हाथ हिला सकते थे, ना पाँव हिला सकते थे, ना उठ के बैठ सकते थे, ना बात कर सकते थे। हाँ, कभी कभार उनकी आँख में हल्की सी जुम्बश आती थी। वही जुम्बश उनके खुश होने पे या उनके किसी चीज़ पे नाराज़ होने की एक अलामत होती थी। तो 1998 में जब 10 साल मुकम्मल हुए ओजड़ी कैंप के, तो वो 10 साल मुकम्मल होने से पहले मैंने इनके घर में जाके बाकायदा, ये आउट मुल्क से बाहर थे, मैं इनकी मदर से मिला, जाहिद खाकान की मिसेस से मिला, उनके बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे उनसे मिला, और उनके घर में इन्होंने एक अटेंडेंट थे जो नर्सिंग के शोबे से थे, उनसे मिला। 2 नर्सिंग स्टाफ था, एक रात को होता था उनके पास, एक दिन को होता था। मैंने घंटों के हिसाब से जाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास बैठ के उनकी आँख के उस जुम्बश का इंतज़ार किया और मैंने तवील इंटरव्यू किए। 4-5 दिन की मेहनत के बाद मैं एक इंटरव्यू करने में कामयाब हुआ और एक तहरीर लिखने में कामयाब हुआ। वो तहरीर उस वक्त रोज़नामा ख़बरें में मैं डिप्टी एडिटर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था इस्लामाबाद में। उसके फ्रंट पेज पर जब वो रिपोर्ट छपी
पता नहीं खुदा की तरफ से था या मेरे लिखने में वाकई कुछ इतना कमाल था। इतनी खूबसूरत रिपोर्ट छपी और उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि वो पढ़ने वाला, खुसूसन इनके हल्के के लोग, मरी के लोग, वो जब रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी तो उनका वो गम ताज़ा हो गया। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ दिनों बाद मुझे मिले असेंबली से बाहर, तो उन्होंने कहा, फ़याज़ वलाना, तुम्हारी उस रिपोर्ट की वजह से हमारे घर में एक दफ़ा फिर सफ़े मातम बिछ गई है। हमारे मरी के पूरे हल्के के लोग एक दफ़ा फिर हमारे घर आए हैं इस्लामाबाद, मेरी मदर से इज़हार अफसोस कर रहे हैं, जाहिद खाकान को देखने आ रहे हैं और जाहिद खाकान की मिसेज़ और बच्चों को मिलने आ रहे हैं। तो हमारे घर में तो बड़ी उससे गैदरिंग हो गई है और बहुत हो गया है, लेकिन तुमने हमें एक दफ़ा फिर रुला दिया है सबको। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब आपको रुलाना नहीं था, मुझे एक रिपोर्ट देनी थी और हमारे सामने कोई हंसे या रोए, हमें आपके एहसास का, जज्बात का बिल्कुल एहसास होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपना काम करना है। मैंने सिर्फ यही बताने की कोशिश की थी कि जब इंसान के हाथ में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ हो, इसके बावजूद अगर वो अल्लाह की मर्ज़ी के सामने बेबस हो तो उसे जाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब से 2013-14 में मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा फिर मेरा इंटरेक्शन हुआ। मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को फ़ोन किया, मेरे सामने एक रिपोर्ट आई, उस वक्त मैं एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक था। प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक रिपोर्ट आई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई है PIA के हवाले से। उस मीटिंग की जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम नहीं था पार्टिसिपेंट्स में, लेकिन तस्वीर पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे नज़र आया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नंबर मिलाया, रस्मी सलाम दुआ के बाद मैंने उनसे पूछा कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई है, आप वहाँ गए थे? उन्होंने कहा, उनका स्टाइल माशाल्लाह बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आई लाइक दैट, आने वाले दिनों में पूरा पाकिस्तान देखेगा और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत उनके स्टाइल को पसंद करेगी। अब तक कौमी असम्बली में उनकी एक जो तकरीर है उसे अक्सर लोगों ने पसंद किया है, उनके इसी स्टाइल की वजह से। वो बड़े ब्लंट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधी बात करते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं गया था, कुछ गलत किया है मैंने, मैं मिनिस्टर हूँ। मैंने कहा, सर ऐसी बात नहीं है, आप जिस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज शरीक हुए हैं वो मीटिंग PIA के उमूर के हवाले से थी। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है। मैंने कहा, इस वक्त मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन खुली है और उस पर एयर ब्लू की वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ CEO आपकी बहन सादिया अब्बासी हैं, लेकिन COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जगह आपका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है, आप आगे चलें, मुझे पता है फ़याज़ वलाना साहब आप मुझे किधर लेके जाना चाहते हैं, आप बात करें। मैंने समझा कि वो समझ गए हैं मेरी बात कि मैं क्या कहने लगा हूँ। मैंने कहा, हुजूर वाला, वहाँ PIA के उमूर के हवाले से बात हो रही थी और आप एयर ब्लू, एक और एयरलाइन जो जिसकी मार्केट भी वही है, जो बिज़नेस भी वहाँ ही पाकिस्तान में कर रही है, उन्हीं एयरपोर्ट से आप भी पैसेंजर्स उठाते हैं और PIA भी वहाँ से ही उठाती है। आप एक PIA की जो कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके कंपटीशन में है, जो उसके मुकाबले में है, आप उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और आप किस हैसियत में प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली PIA के उमूर के हवाले से, उसके मुस्तकबिल के हवाले से, उसके बिज़नेस प्लान के हवाले से जो मीटिंग हो रही है उसमें आप शरीक हैं और वहाँ बैठे हुए हैं। और आप जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया हुआ है, आप अमेरिका से बैचलर डिग्री भी आपकी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है, आपका मास्टर डिग्री भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है, आप वहाँ से पढ़ के आए हैं, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, मुझे जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से टेलीफोन कॉल आई कि आपने इस मीटिंग में शामिल होना है, शरीक होना है, तो मैंने यही एतराज़ किया वहाँ से इतला देने वाले बंदे को। मैंने कहा, मैं नहीं शरीक हो सकता। उन्होंने कहा, अच्छा। थोड़ी देर में प्राइम मिनिस्टर साहब का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कॉल आ गई। मैंने मियाँ साहब को यही कहा कि मियाँ साहब, लेकिन मियाँ साहब ने मेरी बात कहाँ सुननी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप एयरलाइन के मामलात बेहतर समझते हैं, आपने आना है वहाँ। तो मैं चला गया। मैंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आपको दोबारा बुलाएंगे, आप दोबारा जाएंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डट के कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला मैं आपसे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ और आपसे ज़्यादा इसकी अहमियत को जानता हूँ,
और आपकी ये बात ठीक है कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ या यहाँ से, सारी बातें ठीक हैं और मैं इस बात को समझता भी हूँ, इस पर मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरा लीडर मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊँगा। ये था वो अटल जवाब, ये थी वो क्वालिटी कि वो जो भी काम कर रहे थे अपने लीडर के कहने पर कर रहे थे, ये जानते बूझते हुए कि ये गलत काम है। उन्होंने कहा मैं करूँगा, मुझे लीडर दोबारा बुलाएगा तो मैं जाऊँगा। मेरी कॉल बंद हुई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने अपने उस कॉलम में यही जिक्र किया था कि ये शायद खाकान अब्बासी की क्वालिटी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं और पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी, उसके जो हेड हैं, चाहे वो ताहिर अल कादरी साहब हों, इमरान खान साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, उन्हें ऐसे ही वर्कर चाहिए, ऐसी ही अपनी सेकंड लाइन चाहिए और ऐसे ही अपने फॉलोअर चाहिए कि जो डंके की चोट पर काम करें और डंके की चोट पर कहें कि ये गलत था लेकिन हमने अपने लीडर के कहने पे किया। ये थी वो क्वालिटी, मैंने अपने कॉलम में लिखा था। इस क्वालिटी की वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद खाकान अब्बासी साहब को बेहद पसंद करते हैं और वही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर नाज़रीन इकराम, आपने देखा उन्होंने हल्फ उठाया कौमी असम्बली में। उनकी पहली तकरीर के बारे में मैं बहुत वाज़ेह हूँ कि ये तकरीर उन तमाम जो आने वाले दिनों में उनकी ब्रीफिंग्स होनी है, ये उनसे पहले की तकरीर थी। इस तकरीर पे तवज्जो देने वाले, उनमें 2 नुक्ते हैं बड़े अहम। लोग कह रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब को पहले ही लाइन कहीं से मिलना शुरू हो गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं शायद खाकान अब्बासी साहब के मिजाज को समझता हूँ। उन्हें कहीं से अभी तक लाइन नहीं मिली, हाँ लाइनें मिलेंगी। उनकी तकरीर पे पहले बात कर लेते हैं। उनकी तकरीर में 2 बातें थीं। एक बात उन्होंने की कि टैक्स पेयर्स, जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, जो टैक्स से भागते हैं, जो टैक्स चोर हैं, उनके पीछे हमने जाना है। अब वो बहसीयत प्राइम मिनिस्टर, उनका पहला दिन था, वहाँ खड़े हुए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद वो खड़े हुए, उन्होंने तकरीर की, शुक्रिया अदा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नवाज, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनका, अपने अरकान असम्बली का जिन्होंने उन्हें 221 वोटों की भारी अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन आगे उन्होंने अपना एजेंडा देना शुरू कर दिया, टैक्स चोरों के अगेंस्ट जाना, उनके पीछे जाना, और दूसरा था ऑटोमेटिक असले के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना। ये दोनों काम ऐसे थे जो 45 दिनों में होने वाले काम नहीं थे। अब उनकी ज़ाती ख्वाहिश भी हो सकती है, ज़ाहिर है एक बंदा जिसे इतना अरसा हो गया है असम्बली में आते हुए जाते हुए और सारे मामलात को इतने करीब से देखते हुए, उसकी अपनी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, उसकी अपनी एक विश लिस्ट होती है हर बंदे की कि वो पॉलिटिक्स में है तो क्यों है। आज अगर अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो वो अपनी विश लिस्ट को भी खोलेंगे, उससे भी गर्द हटाएंगे, कुछ ना कुछ उस पर से भी करने की ख्वाहिश होगी उनकी। तो ये उस वक्त तक उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी। अब उन्हें ब्रीफिंग्स मिलना शुरू होंगी वजारत ख़ारजा की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, अपने हमारे मुक़्तदर हलकों की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की तरफ से, ISI की तरफ से, MI की तरफ से और वजारत ख़जाना की तरफ से, और दीगर अहम इदारे जो हैं सब उन्हें ब्रीफिंग्स देंगे। ये उनकी मामूल की एक रूटीन है कि जो नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर इदारा और उस इदारे का सरबराह अपने इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देते हैं। इन ब्रीफिंग्स के बाद अगर वो लाइनें लेना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने लाइनों पर लाइनें लेना शुरू कर दी हैं और वो अपना एजेंडा तय करना शुरू कर दिया उन्होंने। उस दिन तक वो एजेंडा उनका ज़ाती एजेंडा था, अब एजेंडा इदारों का शामिल होगा जब उन्हें ब्रीफिंग्स मिलेंगी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलने के बाद लाहौर जाने की बजाय वो मरी चले गए। ठीक है, गर्मियों का मौसम है, शदीद गर्मी है, शायद वो कुछ रेस्ट करना चाहते होंगे, चले गए वहाँ शायद खाकान अब्बासी साहब उन्हें मिलने गए, उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो वीडियो क्लिप ऑन एयर हुई वहाँ उस मीटिंग में, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब के चेहरे के तासुरात ये बताते हैं कि वो खुश नहीं हैं। अभी जो काबीना तश्कील दी जा रही है या आइंदा 24 घंटे के दौरान काबीना ने हल्फ उठा लेना है, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि वाकई वो वीडियो क्लिप जो कुछ हमें बता रही थी वो सच था। शहबाज शरीफ साहब अब तक के मामलात से खुश नहीं हैं और सुनने में ये भी आया है कि NA-21 लाहौर का वो हल्का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाअहल होने की वजह से खाली हुआ है, वहाँ से वो अब इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं और वहाँ से बेगम कुलसूम नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रही हैं।
आइए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी कनाडा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त वो नॉर्वे में हैं और 8 अगस्त की सुबह वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से अब तक की इतलात के मुताबिक उनके इश्तियाक एडवोकेट नामी एक रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा NA 121 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। और ये इश्तियाक एडवोकेट वही साहब हैं जो मॉडल टाउन केस में वकील भी हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के और शुहदा के, मॉडल टाउन के शुहदा के लवाहिकीन के। नाजरीन, आने वाले दिनों में क्या होता है, अभी हम अपने प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे जनाब ताहिरुल कादरी साहब के किसी नुमाइंदे से, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से मेरी एक आपसे एक वादा था कि दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे हम जिस हद तक हो सका हम उनके मसाइल उजागर करेंगे और अपने प्रोग्राम में उन्हें जगह देंगे और कोशिश करेंगे कि हम दुनिया में कहीं भी बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई मसला है तो हम उसे हाईलाइट करें और हम उनके मसले के हल के लिए कोई राहें तलाश करें। अब चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ नाजरीन, जैसे आपसे बात हुई थी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक इस वक्त आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल लेके आने वाली है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त वो नॉर्वे में मौजूद हैं और 8 अगस्त के दिन वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किस तरह होगा और फिर आगे उनका लाहे अमल क्या होगा सियासी प्रोग्राम के हवाले से और मॉडल टाउन केस के हवाले से, ये जानने के लिए पाकिस्तान में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब सिद्दीकी साहब, जैसा कि मैंने अपने नाजरीन को ये तो बता दिया कि 8 अगस्त को डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, आप ज़रा रोशनी डालिएगा उसके बाद प्रोग्राम क्या है आपका। जी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब 8 अगस्त को लाहौर तशरीफ लाएंगे, पहुंचेंगे वो, और उनका एयरपोर्ट के ऊपर हम बड़ा शानदार इस्तकबाल करेंगे। इस हवाले से हमारे इजलास जारी हैं और लाहौर से बिलखुसूस और जितने नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कसूर है, शेखुपुरा है, उकाड़ा है, यहाँ से बड़ी तादाद में जो हमारे कारकुनान हैं वो डॉक्टर साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और अब भी हमारी इस पर मुशावरत चल रही है कि इस्तकबाल के बाद डॉक्टर साहब यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और जो कारकुनान हैं वो उनके हमरा फिर वो दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी के लिए तशरीफ ले जाएंगे, वहां पर शुक्राने के नवाफिल भी अदा करेंगे और उसके बाद फिर वहां पर भी मीडिया से गुफ्तगू होगी और उसके बाद फिर वहां से जितने भी कारकुनान हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे और डॉक्टर साहब अपनी रहायशगाह पर तशरीफ ले आएंगे। तो इस वक्त उनके जो आने का एक बुनियादी मकसद है वो ये है कि साने मॉडल टाउन के शोधा को इंसाफ दिलवाने के लिए कानूनी जदोजहद को तेज किया जाए। 3 साल गुजर जाने के बाद भी साने मॉडल टाउन के शोधा के वर्सा को इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की पेशरफ्त के हवाले से हम समझते हैं कि जस्टिस बाकिर नजवी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको फिलफोर पब्लिक होना चाहिए। ये वाहिद जुडिशियल इंक्वायरी है साने मॉडल टाउन की जो एक हाई कोर्ट के सीनियर जज ने की है और हम समझते हैं कि अब तक साने मॉडल टाउन के हवाले से जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से JITs तश्कील दे के इंक्वायरीज की हैं उनमें से ये एक वाहिद इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसे हम गैर जानबदार और एक क्रेडिबल रिपोर्ट समझते हैं। तो ये जैसे कि आपके इल्म में है, बाकी भी सुनने वालों के इल्म में होगा कि 17 जून 2014 की शाम को जब ये सानिया हुआ था और 100 लोगों को गोलियां मारी गई थी जिनमें से 14 जाँ बहक हो गए थे जी। तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम से ऐलान किया था और कौम से वादा किया था कि मैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बैठा रहा हूं और एक जस्टिस इनकी इंक्वायरी करेगा और अगर उस इंक्वायरी में मेरी तरफ इशारा भी हुआ या पंजाब हुकूमत की तरफ इशारा भी हुआ, उसे जुर्माना ठहराया गया तो मैं फौरन इस्तीफा देकर अपने आप को एहतसाब के लिए और कटहरे में खड़ा करूंगा। लेकिन 8 अगस्त 2014 को ये इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई थी और पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक 3 साल हो चुके हैं, अभी तक जस्टिस बाकिर नजवी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया।
तो इस वक्त डॉक्टर साहब की आमद का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जस्टिस बाक़िर नजवी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और इस रिपोर्ट को साने मॉडल टाउन का जो हमने इस वक्त इस्तगासा दायर कर रखा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, इस रिपोर्ट को उस इस्तगासा केस का हिस्सा बनाया जाए ताकि इंसाफ की फरहमी का जो अमल है वो तेज हो सके और इल्म हो सके कि वो कौन लोग थे जो इस सानिया के मास्टरमाइंड थे और इस सानिया के पीछे थे। तो ये हमारा डॉक्टर साहब की आमद का इस वक्त जो बुनियादी मकसद है। सिद्दीकी साहब, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन देखने में ये आया है कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन जो मॉडल टाउन के शुहदा थे, जो उनके लवाहकीन थे, उनको अगर इंसाफ नहीं मिला तो उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक और आपके इदारा मिनाजुल कुरान के कायदीन की भी इसमें सुस्ती समझ लें कि वो एक मामले को एक दफ़ा उठाते हैं, फिर डॉक्टर साहब जब बाहर चले जाते हैं तो आपकी जो वहाँ मकामी क़यादत है वो फिर और चीज़ों में उलझ जाती है। डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद हों तो ये इशू ज़िंदा रहता है, डॉक्टर साहब ना हों तो ये इशू ऐसे लगता है जैसे इशू था ही नहीं। तो क्या, और एक और मसला कि जब वहाँ पाकिस्तान पहुँचेंगे डॉक्टर साहब तो हमारे मीडिया ने उनसे टॉक करनी है, तो उन्होंने राइट अवे करप्शन पे, पानामा पे और चीज़ों पे डॉक्टर साहब को उलझाने की कोशिश करनी है या डॉक्टर साहब ने उलझ जाना है। तो क्या आप ये वाजे करने की पोजीशन में हैं कि इस दफ़ा डॉक्टर साहब का 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ मॉडल टाउन का होगा या साथ वो कुछ ना कुछ सियासी अज़ाइम भी हैं उनके, वो जब उनकी तवज्जो बढ़ जाती है तो फिर वही होता है जो 3 साल से हो रहा है? इस पर कुछ रोशनी डालना पसंद करेंगे आप? जी देखें, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा जो आपने कहा है कि जब डॉक्टर साहब पाकिस्तान होते हैं तो तब ये इशू जो है वो रेज होता है, इसमें शिदत आती है, जब वो नहीं होते तो ये इशू दब जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक परसेप्शन नहीं है। इस वक्त साने मॉडल टाउन का जो केस है वो अदालत के अंदर है और 3 साल का कोई दिन ऐसा नहीं कि हमारी तमाम क़यादत और हमारे वकला हैं जो डॉक्टर तैरुल कादरी साहब की हदायत के मुताबिक इस केस को परसू नहीं कर रहे। हम हर दूसरे दिन, तीसरे दिन अदालतों में जाते हैं। हमारे 42 कारकुन हैं वो अदालत में होते हैं, हमारे वकला की टीम है, क्योंकि इस वक्त कानूनी जिदोजहद जारी है, कानूनी जंग जारी है। तो जब कानूनी जंग अदालत के अंदर लड़ी जाती है, बाहर नहीं लड़ी जाती। लोग कहते हैं कि हम अदालतों पर एतमाद नहीं करते, हम GITs में नहीं जाते। तो इस वक्त हम इस जंग को 3 साल से अदालत के अंदर लड़ रहे हैं और हर तारीख के ऊपर जो उसकी जो पेशरफ्त होती है कानूनी हवाले से, जो वकला के आर्गूमेंट्स होते हैं, जो अदालत के जज के रिमार्क्स होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन के रिमार्क्स होते हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है डॉक्टर साहब लेते हैं और फिर वो फर्दर अपनी जो वकला की टीम है उनको हदाया देते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन है। देखें कि डॉक्टर साहब जब बैरून मुल्क जाते हैं तो वो सारे अदालती सिस्टम को या वकला को या पूरे अदालती निजाम को साथ नहीं ले जाते। क्या इसका इंसाफ करना अदालत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हर वक्त हजारों की तादाद में लोग अगर सड़कों पर बैठे रहेंगे तो फिर ही इंसाफ होगा? क्या मुल्कों के जो अदालती निजाम है और जस्टिस सिस्टम है, क्या वो इस तरह काम करते हैं? क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि जो 14 लोगों को कत्ल किया गया है, ना हक मारा गया है, उनका इंसाफ किया जाए? क्या ये अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये एक गलत परसेप्शन है कि डॉक्टर साहब वहां पे होते हैं तो ये काम होता है। ये मुसलसल एक पूरे प्रोसेस के साथ एक वकला की टीम है, हमारे रहनुमा है, हम मीडिया के अंदर इस इशू को उठाते हैं, हम अदलिया के अब ये केस बड़ी बहुत जगह पर तकसीम हुआ है। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट के अंदर भी साने मॉडल टाउन के इंसाफ की जदोजहद कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी बास ट्रायल कोर्ट के फैसलों को चैलेंज करके बैठे हुए हैं और फिर हम जस्टिस बाक़िर नजवी कमीशन की रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। ये 4-5 केसेस हैं जिनको हम मुख्तलिफ मरहल में मुसलसल इसको परसू कर रहे हैं और डॉक्टर साहब बाकायदगी के साथ इसकी जो पेशरफ्त है उसका वो जायजा लेते रहते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि इस केस को जब वो होते हैं तो उठाया। हाँ, जब वो खुद पाकिस्तान में आते हैं तो उनकी गुफ्तगू को, उनके रिमार्क्स को और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं इंसाफ ना मिलने के हवाले से, उनको मीडिया जरा ज्यादा हाईलाइट करता है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं। उनके रिमार्क्स और उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके निस्बत उनके जो बाकी सेकंड लाइन लीडरशिप है उनको उस तरीके से मीडिया प्रोजेक्ट नहीं करता। ये दुरुस्त बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब, सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप अदालती जंग से थक चुके हैं और अब जो है एयरपोर्ट पे उन्हें अगर रिसीव करके बाकायदा जलसे जुलूस की शक्ल में और उसे
एक अवामियत और अवामी इज्तमाहियत की तरफ आप लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जलाओ घराओ या उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, इसे सियासी इशू दोबारा बना रहे हैं, कानूनी जंग से आप थक चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि जो कानूनी प्रोसेस होता है वो कोई थके या ना थके वो अपनी एक स्पीड और अपने एक नेचुरल प्रोसेस के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन आज भी हुकूमतें लेकिन हमारी हुकूमतें सॉरी लेकिन हुकूमतें उन सियासी जो एक कानूनी जो एक रफ्तार है उसकी रफ्तार कम या ज़्यादा करने में असरअंदाज तो हो सकती हैं। मेरे ख्याल में आपका एक बड़ा जी ये भी था बिल्कुल, मसला था। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त हम पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है उससे हमें बहुत मायूसी हुई थी और हम परेशान थे कि वो उस तरीके से हमें जो अदालत है, अदालत के मामलात पर जो एग्जेक्टिव है, जो हुकूमत है, वो असरअंदाज हो रही थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि जब हम साना मॉडल टाउन हुआ था तो उस वक्त शुदाए मॉडल टाउन के गुर्सा की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है। आपके भी इल्म है कि फिर वो 1 माह के बाद अदालत के हुक्म पर बिल्कुल और सही। फिर वो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें साबिक आर्मी चीफ का भी एक किरदार था। तो जब एफआईआर दर्ज करवाना ये हर पाकिस्तानी शहरी का एक बुनियादी हक है, बिल्कुल लेकिन सही। हुकूमत की मुदाखलत और उसके असर रसूख की वजह से हमें उस हक से महरूम कर दिया गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब का एक मुतालबा था कि एक ऐसी गैर जानिबदार जेआईटी बनाई जाए जिसमें पुलिस के नुमाइंदे ना हो, जिसमें सूबे पंजाब के नुमाइंदे ना हो, किसी और सूबे से जेआईटी बना दी जाए। तो गैर जानिबदार इंक्वायरी जो है वो भी शोहदाए मॉडल टाउन के वर्सा का एक बुनियादी हक था जिसे उससे महरूम किया गया। तो ये वो सारा प्रोसेस था जिसने हमें बहुत मायूस किया। अब एक तवील अरसे के बाद पनामा के हवाले से जो जेआईटी बनी थी, उस जेआईटी ने जिस जुर्रतमंदी के साथ, जिस गैर जानबदारी के साथ एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की, एक बड़ी इंक्वायरी तैयार करके फिर सुप्रीम कोर्ट के हैंड ओवर की, और फिर उस इंक्वायरी की बुनियाद पर एक बड़ा फैसला आया और वजीर आजम जो है वो नाअहल करार पाए। तो हम समझते हैं कि ये इससे हमारी उम्मीद पड़ी है, हमारा जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक एतमाद बहाल हुआ है। तो इतने बड़े शख्स को पहली बार प्रोसिक्यूट किया गया और उसको सजा सुनाई गई। तो अब हमारी पूरी जमात और कोर कमेटी का ये फैसला है कि शायद ये एक मुनासिब वक्त है कि डॉक्टर साहब को पाकिस्तान आना चाहिए और जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके पब्लिक होने का मुतालबा करना चाहिए। बिल्कुल जो सही। हमारा इस्तगासा कोर्ट के अंदर चल रहा है उस पर तो शायद कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, वो एक अदालती प्रोसेस है, लेकिन जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट के पब्लिक होने से हम हमारे इस्तगासे को तकवीयत मिलेगी और शुदाए मॉडल टाउन को इंसाफ मिलने की जो एक पेशरफ्त है उसमें तेजी आएगी। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट का हम इस वक्त क्यों मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, 3 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी जी। और ये पंजाब हुकूमत को सबमिट हुई थी। तो आइन के आर्टिकल 19A जो इंफॉर्मेशन तक रसाई का हक देता है आम शहरी को, उसके तहत हमने इसकी हैंड ओवर करने का मुतालबा किया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया। फिर हम लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। तो 3 साल वहां पर आर्गूमेंट हुआ, हमारे बेहतरीन वकला की टीम ने उसको परसू किया और इस वक्त आर्गूमेंट मुकम्मल हो चुका है। जस्ट फैसला सुनाना है कि आया ये रिपोर्ट देनी जारी करनी है या नहीं करनी। तो दिसंबर 2016 के बाद हमें कोई तारीख भी नहीं मिली। अच्छा। तो ये मतलब है कि एक हम समझते हैं कि ज्यादती है, ये शोदाए मॉडल टाउन के वर्साक के साथ ज्यादती है, ये आइन और कानून के साथ ज्यादती है कि आप उसका फैसला ही नहीं सुना रहे। तो हम अब इस बात का एहतजाज भी करेंगे, मुतालबा भी करेंगे, अपील भी करेंगे और वकला की कोई अच्छी इससे बेहतर टीम को भी हम हायर करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और अर्ली हियरिंग के लिए वो जो वकला की टीम है हमें सपोर्ट करे ताकि वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक हो। वो रिपोर्ट जब पब्लिक होगी तो पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ दुनिया पूरी देख लेगी कि साना मॉडल टाउन जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का एक बदतरीन वाकया है, उसके पसे पर्दा कौन से लोग थे, कौन मास्टरमाइंड थे, उस रिपोर्ट के पब्लिक होने से ये पूरी दुनिया देख लेगी। ठीक सिद्दीकी साहब, मैं आपकी बात जिस तरह समझा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको मसला था पंजाब गवर्नमेंट से और अभी तक पंजाब गवर्नमेंट से ही मसला है। वहाँ तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, मरकज़ से मियाँ नवाज शरीफ साहब घर गए हैं, लेकिन उनके नामजद करदा प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने पूरी तमाम तर कुव्वत के साथ वहाँ बैठे हुए हैं और फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की ही है अभी तक। तो आप कैसे समझते हैं, या सुनने में ये भी आ रहा है कि तारुल कादरी साहब जब डॉक्टर साहब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ से ही वो गो शहबाज गो और नो शहबाज नो की कोई मूवमेंट का आगाज़ करने लगे हैं।
और पंजाब में भी, ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी तहरीक चलाई जाए ताकि उनकी गवर्नमेंट को रिमूव कराया जाए और फिर शायद कोई सूरत निकले। क्या कोई ऐसा सियासी काम होने जा रहा है? जी देखें, जैसे आपने कहा कि अभी उनके पंजाब में वज़ीर आला खुद बैठे हुए हैं, तो वो असरअंदाज होंगे, और मरकज में भी उन्हीं का वज़ीर आज़म है। तो देखें कि जब वज़ीर आज़म के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा केस की प्रोसीडिंग का आगाज हुआ था, JIT बनी थी, उस JIT में उसके पूरे खानदान को बुलाया गया और वो चीखे मार रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और वो असरअंदाज नहीं हो सके थे, वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सके थे, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सके थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से। अगर नवाज शरीफ अपने खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुआशी जराइम की पर्दापोशी के लिए बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सके थे, और वो JIT के मेंबर्स को हरासा नहीं कर सके थे, और JIT के मेंबर्स को काम करने से रोक नहीं सके थे, तो अब हम समझते हैं कि शायद वो इस तरह असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। अदालत एक बड़े एक्टिव रोल प्ले कर रही है, और आइन और कानून की एक सरबुलंदी का जो माहौल हम देख रहे हैं, उस पर हमारा इत्मीनान बहाल हुआ है कि अब शायद वजीर आजम हो या वजीर आला हो, वो अदालती सिस्टम के ऊपर उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। इससे पहले जैसे हमारी एक खदशात थे, अब हम समझते हैं कि अदलिया जो है वो इंसाफ करेगी, पूरी ताकत के साथ इंसाफ करेगी। और जहां तक आपने गो शहबाज गो की बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें, ये जमहूरियत तो नहीं है कि आप जाने कि आप खुद नाअहल हुए हैं और उसके बाद आप कहते हैं जी कि मेरा भाई आके वजीर आजम बन जाएगा। तो दुनिया के किसी मुहज्जब जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह की बादशाहाना कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। जैसे इधर हम समझते हैं कि जो शख्स पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर बतौर वजीर आला सानिया मॉडल टाउन की सरपरस्ती करता है, उसके हुक्म पर 100 लोगों को गोलियां मारी जाती हैं और उसके बाद 14 को जान से मार दिया जाता है, बेशतर को माजूर कर दिया जाता है, फिर उसका इंसाफ नहीं होता। ऐसा शख्स अगर वजीर आजम बनेगा तो इस मुल्क के अंदर फिर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की क्या गारंटी होगी? वो वज़ीर आज़म किस मुंह के साथ कहेगा कि कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की बात कैसे करेगा? वो फलस्तीन के मजलूमों की कैसे बात करेगा? वो मजलूमियत की कैसे बात करेगा जिसके अपने कंधे के ऊपर 14 बेगुनाह लोगों की लाशें होंगी, और उसके पास जितना ज्यादा इख्तियारात आएंगे उतनी ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ेंगी और बेगुनाहों का खून बहेगा। तो ये हमें इसको एक नेशनल कॉज के तौर पर लॉन्च करेंगे कि ऐसे शख्स को वजीर आजम के एक मोतबर मनसब के ऊपर नहीं बैठना चाहिए जिसके अपने हाथ बेगुनाह इंसानी खून से रंगे हुए हों। और हम इसके लिए सियासी जिदोजहद भी करेंगे। जी, आपने सवाल किया कि वो नौशबाज नो, बिल्कुल हम एक इसकी जिदोजहद लॉन्च करेंगे। ये बिल्कुल एक जमहूरी नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक वेज में हम इसको लेके चलेंगे। हम तमाम सियासी जमातों से डॉक्टर साहब मुलाकातें करेंगे। हम APC करने का भी सोच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो जमातें जो खानदान शरीफिया और सल्तनत शरीफिया के जुर्म और मुआशी जराइम के खिलाफ एक यकसू है, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको यकजान किया जाए, और उसके बाद इस कैंपेन को चलाया जाए कि हमें ऐसे लीडर चाहिए, हमें ऐसा वजीर आजम चाहिए जो इंसानी खून को बहाने जैसे जराइम में मुलव्वस ना हो, जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द हो, जो कौमी खजाने का अमीन हो, जो सादिक हो। तो इस हवाले से हमारी जो जितनी भी कैंपेन होगी वो एक जमहूरी और आईनी तकाजों के ऐन मुताबिक होगी, और तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें की जाएंगी। हम APC भी करेंगे और एक अवेयरनेस ड्राइव भी चलेगी। इसमें मीडिया को भी हम एड्रेस करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको बता दूं कि आज की सूरत हाल ये है कि हमारी इतनी सी कैंपेन के नतीजे में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की तरफ देखना छोड़ गए हैं। बिल्कुल सही, आज बिल्कुल ऐसी बात है। हम तक आई है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, वो भाग रहे हैं। तो वो शायद आपकी तहरीक जो है, आपको शायद अब इतने ज़ोर से तहरीक उनके खिलाफ नहीं चलानी पड़ेगी, अब सिर्फ उनकी वजारत आला के खिलाफ आपको कोई तहरीक चलानी पड़ेगी। वजारत उज़्मा की तरफ तो अब वो जा ही नहीं रहे। यानी हो, बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, और विश यू गुड लक। जब डॉक्टर साहब पहुँचते हैं तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, ये थे नूरुल्लाह सिद्दीकी, पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात। आपने जाना कि आने वाले दिनों में उनके प्रोग्राम क्या हैं।
अभी चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। जी हाँ नाजरीन, अभी चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 12वां खिलाड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हमेशा अवलियत देगा। इस वक्त ताज़ा तरीन मसला स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों को ये दरपेश है कि उन्हें अपने रेजिडेंसी के मराहल मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान से पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो यहाँ हुकूमत स्पेन के पास उन्हें दाखिल कराना होता है और फिर उनके रेजिडेंसी के मराहल आगे तय पाते हैं। पहले मामूल के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान से पुलिस वाले करैक्टर सर्टिफिकेट उन्हें बना के दे देते थे। अब कुछ अरसे से वहाँ करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए हुकूमत पाकिस्तान के वहाँ जो मौजूद ज़िम्मेदारान हैं और जो पुलिस को काम है, उन्होंने स्पेन के रहायशी पाकिस्तानियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि आप हुकूमत स्पेन से ऐसा लेटर एक लेके आएँ जिसमें ये मेंशन किया गया हो कि ये करैक्टर सर्टिफिकेट हुकूमत स्पेन को चाहिए। ये क्या मसला है, ये जानने के लिए स्पेन चलते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक इंतहाई फ़ाल कारकुन और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब तजम्मल हुसैन साहब। जी तजम्मल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी तजम्मल साहब, ज़रा रोशनी डालिएगा, ये क्या मसला बना हुआ है स्पेन में पाकिस्तानियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ? जनाब मसला ये है कि यहाँ जो आपके लीगल होने का तरीकाकार ये है कि आपको कम से कम स्पेन में 3 साल आपको होना चाहिए। आपकी जरूरी है कि आप 3 साल से स्पेन में हो। ठीक है। इसके बाद आपसे जब आप अपने पेपर का प्रोसीजर शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन जो है वो आपसे पाकिस्तान से आपके लिए आपसे कहती है कि करैक्टर सर्टिफिकेट लाएं ताकि उसके बेस पे आपके पेपरों का प्रोसेस शुरू किया जाए। ठीक है सर जी। पहले जो ये था कि पहले लोग यहाँ से एक नोटरी पब्लिक से एक अथॉरिटी लेटर बनवा के किसी भी अपने अजीज के भेज देते थे, तो वहां से करैक्टर सर्टिफिकेट आराम से बन के आ जाता था। अब पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक नया प्रोसीजर शुरू कर दिया। वो कहते हैं जी कि स्पेन से कोई लेटर लेके आए। अच्छा। और जब यहाँ लोग रब्ता करते हैं वो तो कहते हैं हमारा इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, ये तो आपकी पुलिस का काम है और आपका काम है। इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे बंदे जो हैं वो बेचारे परेशानी का शिकार हैं। उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि उनके पेपर नहीं बन रहे। जब आप पाकिस्तान जाते हो तो जनाब वो खासे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। और वहाँ की जो पुलिस है अब वो बहाने से नए हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों से पैसे बनाने के चक्कर में। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगा कि वहाँ जो बार्सिलोना में और मैड्रिड में जो पाकिस्तानी कौंसलेट है और हमारी जो एम्बेसी है, वहाँ जो जिम्मेदारान हैं, क्या उन्हें इस मसले का पता है और वो इस सिलसिले में कोई हेल्प नहीं कर रहे? सर जी उनसे एक दो बार उनसे राब्ता भी हुआ है। इनको इस मामले का बिल्कुल कोई पता नहीं है सर। मेरे साथ जनाब एक अभी हालिया इसका शिकार बैठा। पहले करैक्टर सर्टिफिकेट के पैसे भी नहीं लगते थे। अच्छा। अब उन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट की फीस भी जनाब कर दी है। अच्छा। और इसका प्रोसीजर जो पहले था आपका आराम से बन जाता था, अब प्रोसीजर भी उसका लंबा हो गया है। और इस मामले में जब आप चाहें तो पाकिस्तानी कौंसलेट से रब्ता करें या एम्बेसी करेंगे तो वो कहते हैं जी हमें इस बात का इल्म ही नहीं है। अच्छा, ये आपके साथ कौन साहिल बैठे हुए हैं, कौन साहब बैठे हुए हैं आपके साथ? मेरे साथ जनाब ये फारूक अली है जो ये बेचारे इसी प्रॉब्लम का शिकार हैं और इसी सिलसिले में ये मेरे पास आए हुए हैं। मैं फारूक अली साहब से बात कर सकता हूँ? ये बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब फारूक अली साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फारूक अली साहब। वालेकुम सलाम जी। फारूक अली साहब, आप इस वक्त टोरंटो 360 टीवी पर हैं। आप जरा ये बताएं कि आप कब से स्पेन में मुकीम हैं? आप कब से स्पेन में रह रहे हैं? 5 साल हो गए इधर। 5 साल हो गए? 5 साल हो गए। हाँ जी ठीक है। और आपको अपने रेजिडेंसी के कागजात मुकम्मल करने के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से या दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से क्या मसाइल और क्या मुश्किलात दरपेश हैं? मुझे उधर बहुत मुश्किलात आ रही है पाकिस्तान में। पहले मैंने दो बार करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था। मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ था यूनान का। अच्छा। अभी वो वैलिड है, 2 साल वैलिड है अभी। ठीक है। अब करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने गए हैं तो उन्होंने कहा स्पेन के पते का शनाख्ती कार्ड बनवा के लेके आओ। स्पेन के पते का? कौन सा शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान का या स्पेन का शनाख्ती कार्ड?
पाकिस्तान का। अच्छा, वो कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान, जो नाई कॉप होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो कार्ड है वो बनवा के लाएं। हाँ जी, तो वो तो यहाँ वो से इंग्लिश आपकी वाला एम्बेसी के थ्रू बनना इंग्लिश होगा। वाला कार्ड बनता है, जी शनाख्ती कार्ड। जी, तो वो क्यों नहीं बन तो रहा? मैंने वो उसकी तकरीबन 150 यूरो फीस भरी है, मैंने अच्छा, इधर से जमा करवाया इंटरनेट पे। ठीक है। उन्होंने कह दिया अभी पहले अपने वालिद साहब का ठीक कराओ फिर ये बनेगा आपका। वालिद साहब का क्या मसला बन गया? वो कहते हैं आपकी एज में फर्क है। किस तरह? पहले 3 बार मेरा शनाख्ती कार्ड इंग्लिश वाला बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब वो मेरी और मेरे वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड में 15 साल का फर्क है। ठीक है। नहीं, आप बड़े नजर वो आ रहे हैं या वो बड़े? पहले उनका क्लियर कराओ, उनकी उम्र ज्यादा करवाओ शनाख्ती कार्ड पे। नहीं, वो आपसे छोटे 15 साल छोटे नजर आ रहे हैं शनाख्ती कार्ड? बड़े हैं, बड़े हैं 15 साल। शनाख्ती कार्ड के कागजों में। हाँ जी, वो कहते हैं ये कम है। 15 साल का डिफरेंस कम है? हाँ जी, वो कहते हैं ये कम है। कि 15 साल की उम्र में उनकी शादी नहीं हो सकती और उनका बच्चा नहीं हो सकता, उन्हें ये एतराज है? ये एतराज है उनको। तो ये एतराज पहले 3 दफा जब आपका शनाख्ती कार्ड बना था तो उस वक्त ये एतराज नादरा वालों को या हमारे इदारों को क्यों नहीं था? उस वक्त नहीं उन्होंने किया एतराज, अब वो ये एतराज लगा रहे हैं। आप ये एतराज लगा ले हैं। आप ये मसला अपना लेके अपना बार्सिलोना या मैड्रिड, कौन सा नजदीक तरीन कौंसलेट है आपका? ये बार्सिलोना है। तो आप बार्सिलोना गए हैं, कौंसल जनरल साहब को मिले हैं, वहां जाके किसी को मिले हैं जिम्मेदार को? नहीं, कौंसलेट नहीं गए हम। आप कौंसलेट नहीं गए तो जमा करवाया है, आपने ऑनलाइन जमा करवाया है? ऑनलाइन। और वहां नादरा का स्टाफ नहीं है आपके कौंसलेट जनरल में? नहीं है, वो कहते हैं नेट पे जमा करवाओ। नेट पे तो आपने करवा दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेट पे अगर एक रुकावट बनी हुई है, एक मसला बना हुआ है, तो आपको मेरे ख्याल में बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी आपको कौंसल जनरल बार्सिलोना जाना चाहिए, उनसे रब्ता करना चाहिए। कौंसलेट जाता है ना, वो कहते हैं आप नेट पे ऑनलाइन जमा करवाएं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना कि स्पेन में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ क्या बीत रही है। फ़ारूक अली नामी ये शख्स 5 साल से स्पेन में मौजूद है। इससे पहले 3 दफ़ा नादरा वालों ने उसका कौमी शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ़ मराहिल पे मुख्तलिफ़ मौक़े पे बनवाया है। वहाँ से 3 दफ़ा एक आदमी की डेट ऑफ बर्थ, उसके नाम, उसकी वल्दियत सब कुछ ठीक हो गई। अब जब वो दोबारा बनवाने गए हैं तो उन्होंने कहा है कि आपकी और आपके वालिद की एज में जो डिफरेंस है वो हमें मशकूक लगता है, तो आप अपने वालिद की डेट ऑफ बर्थ पहले ठीक करवाएं और उनमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। भाई आपके कागजात हैं, आपके पास पड़े हुए हैं, सारा रिकॉर्ड आपके पास है। वो गरीब तो स्पेन में बैठा हुआ है और अभी आपने सुना कि वो कह रहा है कि मेरे पेपर ही नहीं बन रहे तो मैं जॉब कैसे करूं, मुझे कोई जॉब नहीं देता पेपर ना होने की वजह से। इसका मतलब है वो बेरोज़गार भी है। और बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के यही कहानियाँ हैं, यही किस्से हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं। हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कौंसल जनरल बार्सिलोना और पाकिस्तान के जो वहाँ एम्बेसडर हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो स्पेन में मौजूद हैं, धक्के खा रहे हैं छोटे छोटे कामों की वजह से, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये एक एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने ख़ानदानों के लिए उम्मीद की एक किरण है। अगर ये वहाँ काम नहीं करेगा, अगर ये वहाँ 4 पैसे नहीं कमाएगा तो ये अपने घर वालों को कैसे भेजेगा? और उसके बाद फिर हम कहेंगे जी पाकिस्तान में खुदकुशियाँ हो रही हैं, फिर हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान में ये मसाइल बढ़ गए हैं। भाई खुदा के बंदे, एक बंदा पाकिस्तान से निकल आया, पता नहीं, अब मैं मज़ीद उससे कहानी पूछता तो पता चलता कि वो पता नहीं किस एजेंट के ज़रिए आया, पता नहीं कितने लाखों डॉलर लाखों रुपए दे के वो स्पेन पहुंचा, किस ज़रिए से पहुंचा, ये अलग एक कहानी है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। जनाब हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि ये प्रोग्राम सुनने के बाद कौंसल जनरल बार्सिलोना प्लीज़ अपने किसी कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, अगर वो नहीं है तो कोई और ज़िम्मेदार अफसर जो कम्युनिटी वेलफेयर का काम सर अंजाम देते हैं, वो प्लीज़ हमारे नुमाइंदे तजम्मल हुसैन से रब्ता करें और इस फ़ारूक अली नामी शख्स की हेल्प करें। अगर आप इसकी हेल्प करेंगे हमें खुशी होगी, हम दोबारा आपको भी ऑन एयर लेंगे और इस फ़ारूक अली को भी लेंगे, अपने नुमाइंदे तजम्मल हुसैन को भी लेंगे और ये बताएंगे कि हाँ वाकई वहाँ आप सुन रहे हैं, आपकी आँखें और आपके कान खुले हैं और आप हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये था वो 12वां खिलाड़ी जो इस वक्त स्पेन में पाकिस्तानी कौंसलेट
और वहाँ स्पेन में मौजूद कम्युनिटी के लीडरों के दरमियान फुटबॉल बना हुआ है। उसे हर बंदा एक नया मशवरा देता है, एक नई राय देता है, लेकिन हल किसी के पास नहीं। हल अगर है तो हुकूमत पाकिस्तान के पास है, हल अगर है तो वहाँ पुलिस हुकाम के पास है, लेकिन हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी दर बदर धक्के खा रहे हैं। हमें कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, हमारे मसाइल की तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं। ये एक फ़ारूक अली ख़ान की कहानी नहीं है, ये 60 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कहानियाँ हैं। और आने वाले दिनों में हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कहानियाँ एक एक करके आपके गोश्त गुजारते रहेंगे। यकीनन हुक्काम जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी एम्बेसीज़, कौंसलेट्स और सफारतखाने बने हुए हैं, वहाँ जो हमारे हुक्काम बैठे हुए हैं वो भी इस तरफ तवज्जो देंगे। और हम 12वें खिलाड़ी जो हैं, जिनका हम कोई किरदार नहीं है, मैच लाहौर में हो, कराची में हो या इस्लामाबाद में हो, हमारा काम सिर्फ तालियां पीटना है। और जब हमें ज़रूरत पड़े नई कॉप बनवाने की, पासपोर्ट रिन्यूअल की या किसी और सर्टिफिकेट या सनद या किसी की तस्दीक की, तो हमें इसी फ़ारूक अली ख़ान की तरह दफातर में और पाकिस्तानी हुक्काम के सामने ज़लील होना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। फ़ारूक अली ख़ान की बातें सुनकर यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन कनाडा में बैठे हुए मैं उस फ़ारूक अली ख़ान के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी कौंसलेट जो बार्सिलोना में है उन्हें कहूँ कि खुदा के लिए इस फ़ारूक अली ख़ान नहीं, और भी वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानी इसी पुलिस सर्टिफिकेट और इसी तस्दीक और इन्हीं मामलात में उलझे हुए हैं। प्लीज़ खुदारा अपने ऑफिस से बाहर निकलिए और इन लोगों के मसाइल सुनिए और उनका कुछ हल निकालिए। बहुत शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मसाइल के साथ, कुछ नए मामलात के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।